सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। अर्जुन का परिवार इतना निर्धन था कि उनके पास न अपनी कोई जमीन थी और न ही जीवन यापन का कोई स्थायी साधन। अर्जुन सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ कमाई होती उसी से अपने पूरे परिवार का गुजारा चलता। यह देख उसके माता पिता अक्सर चिंतित रहते। हमारे पास न अपना घर है न खेती की जमीन। हमारा बेटा दिन रात मजदूरी करता है और बदले में उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। मगर अर्जुन की माँ शांत स्वभाव से कहती, चिंता मत करो, हमारा बेटा मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत और ईमानदारी से जीना ही उसकी ताकत है। एक दिन ऐसा आएगा जब अर्जुन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अर्जुन ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में हमेशा यही विश्वास रहता है, आज भले ही किस्मत मेरे साथ ना हो, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन सब बदल जाएगा और मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक दिन अर्जुन ठाकुर हरिराम के खेत पर काम कर रहा था। हरिराम पास के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अपने खेत की देखरेख कर रहा था। अर्जुन अपने काम में पूरी लगन से जुटा हुआ था। तभी उसकी नजर पड़ी कि ठाकुर हरिराम बहुत उदास और चिंता में डूबे हुए हैं। हरिराम की मायूसी देखकर अर्जुन तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, मालिक, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी परेशानी में हैं। अगर आप चाहें तो मुझे बताइए, शायद मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकूं। अर्जुन की बात सुनकर हरिराम को गुस्सा आ गया। वह झुंझलाकर बोला, अरे तू मेरी मदद करेगा? पहले अपनी मदद करने लायक बन। अगर तू किसी की मदद करने के काबिल होता तो आज तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी करनी पड़ती क्या? जा अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। यह सब समय और भाग्य की बात है। किस्मत इंसान को हर पल परखती है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आज भले ही मेरी किस्मत मेरे साथ न हो, पर मुझे यकीन है कि अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरे पक्ष में झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में भले देर हो, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन की बातें सुनकर ठाकुर हरिराम का चेहरा खिल उठा। वह बोला, अरे अर्जुन, तेरे विचार वाकई बहुत अच्छे हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद तू इतना सकारात्मक सोचता है, यह देखकर मेरे मन को सचमुच सुकून मिला। तेरी बातें दिल को छू गईं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज को लेकर जिद करता था, मेरे पिता मुझे समझाते थे। बेटा अर्जुन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी सर्द हवाओं की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां। लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी बीत जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। हरिराम यह सुनकर भावुक हो गया और बोला, वाह अर्जुन, तेरे पिता वाकई बहुत नेक इंसान होंगे। एक दिन मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए। अर्जुन ने फिर पूछा, मालिक, आखिर हुआ क्या है? आप मुझसे साफ साफ कहिए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। हरिराम ने गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। दरअसल हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन है। वह जमीन कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास रही है। उस पर मेरा और मेरे छोटे भाई का हक है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग, बाप और बेटे दोनों, ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने जाकर शिकायत करने की सोच रहा था, मगर गांव के कई बड़े बड़े लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। हरिराम ने दुखी होकर कहा, मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूं। समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं।
अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं मालिक। अगर आप कानून का सहारा भी लेंगे तो भी उन लोगों के दबदबे और गांव के बड़े बुजुर्गों की वजह से शायद आपको न्याय न मिल पाए, लेकिन इसका कोई और रास्ता हो सकता है। हरिराम ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, तो फिर अर्जुन तू ही बता, अब मैं क्या करूं? मैं तो सचमुच थक चुका हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मालिक, हर समस्या का हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक उपाय बता सकता हूं जिससे आप अपनी जमीन दोबारा हासिल कर सकते हैं। अरे तो बताना अर्जुन, आखिर वह तरीका क्या है? तब अर्जुन ने धैर्य से पूरी तरकीब समझाई। उसने बताया कि किस तरह चतुराई से और गांव के नियम कायदों के सहारे उन लोगों को उनकी असलियत के साथ बेनकाब किया जा सकता है। उसने बताया कि किस तरह चतुराई से और गांव के नियम कायदों के सहारे उन लोगों को उनकी असलियत के साथ बेनकाब किया जा सकता है। तरकीब सुनकर हरिराम की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, वाह अर्जुन, तू तो बहुत समझदार निकला। तेरी इस योजना से तो मुझे अपनी जमीन जरूर वापस मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ही की वजह से मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मुझे आपकी जमीन का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ठीक है अर्जुन, तू वाकई नेक दिल इंसान है। कल से तू इस काम पर लग जा। अगले दिन अर्जुन उन बाप बेटों के पास पहुंचा जिनका नाम रघुनाथ और विजय था। वही लोग थे जिन्होंने ठाकुर हरिराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सेठ जी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सुना कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? रघुनाथ ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, अरे अरे, तू है कौन? किसने कह दिया कि हमें मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पास के गांव में रहता हूँ और काम की तलाश में भटकता रहता हूँ। रोज कहीं न कहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। कभी खेती बाड़ी में हाथ बंटा लेता हूँ तो कभी कोई और काम कर लेता हूँ। यह तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना था कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। बहुत सारी जमीन है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती होगी। सोचा शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए। रघुनाथ ने फिर कठोर स्वर में कहा, भाई मैंने साफ कह दिया ना, हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, इसका मतलब हरिराम सेठ आपके बारे में सही कहते थे। यह सुनकर रघुनाथ और विजय चौंक गए। दोनों एक साथ बोले, क्या कहा? हरिराम ने हमारे बारे में क्या कहा? अर्जुन ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं सेठ जी, कुछ खास नहीं। खैर, आपके यहाँ तो काम नहीं है तो मैं कहीं और देखने चला जाता हूँ। अर्जुन वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि रघुनाथ और विजय को शंका हुई। उन्होंने तुरंत अर्जुन को रोककर कहा, ठहरो, हमें साफ साफ बताओ, हरिराम ने हमारे बारे में आखिर क्या कहा है? अरे भाई इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम हो। धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मेरे बूढ़े माता पिता का पेट पालना है। सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ, हरिराम हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले ठाकुर हरिराम के यहाँ काम करता था, लेकिन वह बहुत कंजूस और रूखा इंसान है। मैं वहां दिन रात मेहनत करता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वह मुझे सही मजदूरी नहीं देता था। कल इसी बात पर मेरी उससे कहासुनी हो गई। फिर क्या हुआ? उसने हमारे बारे में क्या कहा? अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मेरी हरिराम से बहस हो रही थी तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा कोई मजदूरी नहीं देता। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार रघुनाथ सेठ और विजय सेठ अपने मजदूरों को सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं। इसी वजह से आपके यहाँ हमेशा मजदूर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यह सुनकर रघुनाथ ने गर्व से कहा, हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा।
आखिर हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करे उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत नेक बात कही। हरिराम सेठ तो कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अर्जुन की मीठी और समझदारी भरी बातों में रघुनाथ और विजय पूरी तरह फंस गए। वे दोनों खुश होकर बोले, चलो अब काम की बात करते हैं। तुम हमें अच्छे इंसान लगते हो। हमारे खेतों में काम करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे ही किसी मजदूर की जरूरत थी। कल से ही काम पर आ जाना। अर्जुन ने धन्यवाद दिया और अगले दिन से ही उनके खेतों पर काम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रघुनाथ अपने बेटे विजय से बोला, विजय बेटा, यह अर्जुन तो बहुत ही मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे अपने पास रोक लिया। विजय ने हामी भरते हुए कहा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्जुन वाकई बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और कर पाए। यह पूरे दिन खेत पर जी जान से लगा रहता है। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत और लगन ने रघुनाथ और विजय का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम दोनों बाप बेटे अपने खेतों का दौरा करने निकले। जब वे खेत पर पहुंचे तो देखा कि अर्जुन अभी तक काम में जुटा हुआ है। रघुनाथ ने आवाज लगाई, अरे अर्जुन भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम अभी तक काम में लगे हो। अब घर जाओ और आराम करो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। घर पर बूढ़े माता पिता हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहां से जुटाऊंगा। घर पर बैठकर खाली समय बिताने से बेहतर है कि मैं काम करूं। इससे मेरा मन भी लगा रहता है। तुम वाकई बहुत मेहनती हो अर्जुन, लेकिन अब आज का काम यहीं छोड़ दो। घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो काम करने में ही सुकून मिलता है। आप लोग जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है अर्जुन, जैसा तुम्हारा मन। जब काम पूरा कर लो तो घर चले जाना। यह कहकर दोनों पिता पुत्र खेत को अर्जुन के भरोसे छोड़कर अपने घर लौट गए। अगली सुबह जब रघुनाथ और उसका बेटा खेत पर पहुंचे तो देखा कि वहां पुलिस के कुछ सिपाही खड़े हैं। पुलिस की जीप और थानेदार को देखकर दोनों घबराए और जल्दी से आगे बढ़े। क्या हुआ दरोगा जी, आप यहाँ इस तरह क्यों आए हैं? थानेदार ने कड़क आवाज में कहा, क्या यह जमीन तुम दोनों की है? जी हाँ दरोगा जी, यह जमीन हमारी है। हमारे पास इसके सारे कागजात भी मौजूद हैं। तो फिर तुम दोनों को जेल ले जाकर ताले के पीछे डालना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ चिल्लाए और कहा, क्या? लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? अभी तुम सब समझ जाओगे। पलट कर देखो जरा अपनी जमीन को। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत की मिट्टी से एक सड़ा गला कंकाल बाहर निकाला गया था। सुरेश कांपते हुए बोला, ये क्या है? ये लाश हमारे खेत में कैसे? थानेदार ने गुस्से से कहा, अब मासूम बनने का नाटक मत करो। पहले किसी को मारकर खेत में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं पता। नहीं दरोगा जी, हमें सचमुच कुछ नहीं मालूम। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। चुप! झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की है। फांसी और उम्र कैद का नाम सुनते ही बाप बेटे के होश उड़ गए। दोनों पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगे। थानेदार ने सख्त आवाज में कहा, देखो, अब कोई चालाकी मत करना। तुम दोनों में से कोई एक तो जेल जाएगा ही। अभी फैसला कर लो कि कौन जाएगा। सुनकर रघुनाथ और उसके बेटे सुरेश के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने थानेदार से कहा, थानेदार साहब, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपस में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। इतना कहकर वह पास खड़ा हो गया। रघुनाथ, सुरेश और मजदूर अर्जुन थोड़ी दूरी पर जाकर धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगे। सुरेश बोला, पिताजी, अगर हम दोनों फंस गए तो बर्बाद हो जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। रघुनाथ ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, तू ही कोई उपाय बता, हमें बचा ले। मालिक, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। यह हड्डियां देखकर लगता है कि यह लाश कई महीनों पहले की है। शायद किसी पुराने झगड़े का मामला हो, लेकिन अगर तुम दोनों चुप रहोगे तो शक तुम पर ही जाएगा। बेहतर यही होगा कि सच बता दो। यह सुनकर सुरेश घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
फांसी और उम्र कैद की बातें सुनकर वह पहले ही डर से कांप रहा था। अब अर्जुन की बातों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। वह रघुनाथ और अर्जुन दोनों के सामने झुक गया और घबराहट में पूरी सच्चाई बताने लगा। दरोगा जी, यह खेत तो असल में सेठ हरिराम का है। लेकिन मैं कैसे मान लूं? तहसील से जो कागज हमारे पास आए थे उनमें लिखा है कि इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है और कब्जा तो पंडित माधव और उसका बेटा करण किए हुए थे। अब अचानक तुम कह रहे हो कि खेत हरिराम का है। साहब, हमने ही हरिराम से धोखा किया था। असल में हम इस खेत को हड़पना चाहते थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो हम अभी अपना केस भी वापस ले लेंगे। दरोगा कुछ सोच ही रहा था कि तभी गांव के मुखिया रघुनाथ बोले, हरिराम, सच सच बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? किसे मारकर गाड़ा है तुमने? नहीं मुखिया जी, यह असली कंकाल नहीं है। यह तो नकली हड्डियों का ढांचा है। दरअसल माधव और करण ने मेरी जमीन हड़प ली थी। तब मैंने और मोहन ने मिलकर यह चाल चली ताकि इन दोनों के मुंह से सच निकलवाया जा सके। यह सुनते ही माधव और कर्ण के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इस तरह मोहन की मेहनत और चतुराई ने न सिर्फ सेठ हरिनारायण की जमीन वापस दिलाई, बल्कि रामलाल और रवि जैसे लालची लोगों को भी सबक सिखाया और आखिरकार सोहन भी अपनी मेहनत और नेक नियति के बल पर जमीन का मालिक बन गया।